ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस शब्दों का अगर अर्थ निकालें तो ऑस्टियो का अर्थ होता है बोन और अर्थराइटिस का अर्थ होता है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, यानी कि जोड़ों की हड्डियों में इन्फ्लेमेशन का होना ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीज है, यानी कि लंबे समय से डेवलप होने वाला तथा लंबे समय में ठीक होने वाला जॉइंट्स के स्ट्रक्चर या संरचना को डिजेनरेट करने वाला, यानी कि उसमें डिफॉर्मिटी पैदा करने वाला एक जोड़ों की बीमारी है। आमतौर पर जोड़ों की हड्डियों या कार्टिलेज का घिसना ही एक तरह का डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कहलाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ पीपल में जोड़ों के दर्द का एक प्रमुख कारण है। दरअसल में इस बीमारी में जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है वे घिस जाते हैं। जब कार्टिलेज ही घिस जाएगा तो फिर हड्डी से हड्डी में ही घर्षण होने लगेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, क्योंकि कार्टिलेज जो होता है मुलायम होता है तथा लचीला रहता है और हड्डी को घिसने से बचाता रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर कारणों की बात करें तो इसका एक कारण हो सकता है सबकॉन्ड्रियल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब होता है कि जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होते हैं उसके जस्ट नीचे की जो हड्डी होती है वो बढ़ने लगती है या उसकी डेंसिटी हाई होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रिक्शन या घर्षण ज़्यादा होने लगता है और इसी वजह से कार्टिलेज घिसने लगते हैं और फाइनली जोड़ों को मोड़ने में तकलीफ होने लगती है तथा इसके वजह से जोड़ों में इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। एक वजह हो सकता है ऑस्टियोफाइट्स। इसका मतलब हुआ कि जॉइंट्स के हड्डियों के मार्जिन यानी कि किनारे पे बोनी प्रोजेक्शन या उभार का निकलना। एक स्थिति हो सकती है जॉइंट्स रिमॉडलिंग, यानी कि जॉइंट्स के टूट फूट के बाद जब मरम्मत होती है तो वहाँ पर स्कार टिश्यू बन जाता है और ये ही ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक कारण बन सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ डेवलप होती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कार्टिलेज या उपास्थि क्या होता है और ये क्यों होते हैं। दरअसल में हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके बीच कार्टिलेज मौजूद होता है। ये कार्टिलेज बोन के कंपैरिजन में लचीला, मुलायम तथा मुड़ने योग्य होता है और हमारे जोड़ों के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है। अगर ये नहीं होता तो हमें जोड़ों को मोड़ने में तकलीफ होती, क्योंकि हड्डी तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके बीच में एक मुलायम स्ट्रक्चर होती है, यही तो है कार्टिलेज। कॉमनली हमारे शरीर में 3 तरह के कार्टिलेज पाए जाते हैं, जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। इनमें जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो पसली, नाक, लैरिंक्स तथा ट्रेकिया में पाया जाता है, जबकि जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं वह इंटरवर्टिब्रल डिस्क और जॉइंट्स कैप्सूल में पाए जाते हैं, जबकि जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वह एक्सटर्नल ईयर तथा एपिग्लोटिस में पाए जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आमतौर पर हाथों के जोड़ों में तथा घुटनों में और रीढ़ की हड्डियों के बीच के जोड़ों में तथा हिप जॉइंट्स में देखने को मिलती है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जिसके लक्षणों को वेट मैनेजमेंट तथा लाइफ स्टाइल को चेंज करके और कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रॉपर इस्तेमाल से आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसे प्रॉपर फिर से हेल्दी कंडीशन में वापस रिवर्स लाना शायद मुश्किल होगा। हाँ, अगर बीमारी के शुरुआत में ही सही समय पर सही होम्योपैथिक दवाई का प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया जाए तो शायद रिवर्स हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्टिलेज घिस गया वो तो घिस गया, लेकिन इसके लक्षणों में तो होम्योपैथिक दवाई के प्रयोग से काफ़ी राहत पाई जा सकती है। तो चलिए अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। जोड़ों में दर्द और फंक्शनल रेस्ट्रिक्शन या रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, यानी कि जो रोज़मर्रा के कामकाज होते हैं उसको प्रॉपर ढंग से अंजाम देने में जॉइंट्स को जितना मुड़ना चाहिए या जितनी फ्रीली मूवमेंट जॉइंट्स में होना चाहिए उतना ना हो पाता हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉइंट्स का जो कैप्सूल होता है वो मोटा हो जाता है या ऑस्टियोफाइट्स की वजह से ऐसा होता है। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब होता है कि जॉइंट्स के हड्डियों के मार्जिन यानी किनारे पे बोनी प्रोजेक्शन या हड्डी का उभार के रूप में प्रकट होना। तो यही फंक्शनल रेस्ट्रिक्शन ही ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे मेन कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होता है, यानी कि ये खास निशानी है। इसके अलावा रेस्ट करने से दर्द में आराम मिलता हो, लेकिन जब रेस्ट के बाद फिर से जॉइंट्स में मूवमेंट वगैरह होता हो तो उसमें स्टिफनेस पाई जाती हो, यानी कि जोड़ों में जकड़न तथा कड़ापन का एहसास हो तथा जॉइंट्स में टेंडरनेस हो, यानी कि टच करने से उसमें दर्द का एहसास हो, तथा लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि नॉर्मली जॉइंट्स को जितनी आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं उतना आसानी से घुमा पाने में असमर्थ पाया जाता हो तथा जोड़ों के आसपास सूजन भी आ गया हो। इसके अलावा कार्टिलेज या बोन के घिसने की वजह से खुरदरापन आ जाता हो और उसी के वजह से कभी कभी जोड़ों में वैसी आवाज़ें तथा खुरदरापन का एहसास भी इसका एक खास लक्षण है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक प्रकार है नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको आमतौर से हाथों का ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। ये खास तौर पर हाथों के उंगलियों के जोड़ों को अफेक्ट करती है। इसमें होता यह है कि जो हाथों के उंगलियों के जोड़ होते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स या DIP बोला जाता है, उसमें हड्डियों के नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ये तो हो गया नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस। कुल मिलाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का जॉइंट्स के कार्टिलेज के वियर एंड टियर यानी कि टूट फूट की बीमारी है। अब बात कर लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर की।
तो ओल्डर एज यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने की संभावना बढ़ जाती है और फीमेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। आखिर ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे का कारण ये है कि फीमेल में लगभग 40 वर्ष की उम्र होते ही मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है और उसके वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कम मात्रा निकलने लगती है, जिसके वजह से बोन के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। यही वजह है कि हड्डी कमजोर होने लगती है और यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसलिए ऐसी महिला जो कि मेनोपॉज की स्थिति में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रिस्क कम होता है उन महिलाओं की तुलना में जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेते हैं। अगला रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। वजन बढ़ने की वजह से जो वेट बियरिंग ज्वाइंट्स होते हैं जैसे हिप ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, इन पर प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है और यही स्ट्रेस की वजह से कार्टिलेज घिसने लगता है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक कारण बन जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से जो फैट सेल्स होते हैं वो कुछ ऐसे हानिकारक प्रोटीन निकालते हैं जो कि जोड़ों में तथा जोड़ों के आसपास इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इसके साथ ही ज्वाइंट्स इंजरी भी इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, चाहे जोड़ों में बहुत ही ज्यादा चोट ही क्यों ना हो। इसके अलावा बोन डिफॉर्मिटी और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज और हेमोक्रोमेटोसिस भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यानी इस बीमारी की तशखीस या पहचान कैसे की जाती है। आमतौर पर अफेक्टेड ज्वाइंट्स के प्लेन एक्सरे के जरिए भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्वाइंट्स की हड्डियों में होने वाले चेंजेस को देखा जा सकता है। हिप यानी कि कूल्हे में ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं, इसके लिए हिप ज्वाइंट का नॉन वेट बियरिंग पोस्टेरो एंटीरियर व्यू में एक्सरे निकाला जाता है। इसके अलावा अफेक्टेड ज्वाइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड के एस्पिरेशन की मदद से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से कैसे निजात पाया जाए। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे पूर्णतः शायद ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो लक्षण नजर आते हैं, जो लक्षण परेशान करते हैं, उनसे कैसे राहत पाया जाए, तो इन्हीं सब तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ओबेसिटी की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पैदा हुई है, या यूं समझिए कि अगर ओबेस पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है तो उसे चाहिए कि अपना वेट मेंटेन करें, यानी कि वजन में कमी लाएं। इससे होगा ये कि ज्वाइंट्स पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और हमें दर्द में आराम मिल सकता है। इसके साथ ही स्ट्रेंथनिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों में आराम दिलाने में काफी मदद करता है। अब जान लेते हैं कि स्ट्रेंथनिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज आखिर है क्या। दरअसल में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है कि हमें अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ने के ऊपर फोकस करना चाहिए और कोशिश ये रहे कि जितना कम हो सके उस ज्वाइंट्स को मोड़ने से बचाएं जिसमें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है। हाँ, तो बात कर रहे थे एक्सरसाइज के बारे में। तो ऐसे जितने भी एक्सरसाइज हैं जिसमें कि मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ावा मिलता है, उसी एक्सरसाइज को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोला जाता है। अब इसकी मिसाल लेते हैं कि आखिर कौन कौन से एक्सरसाइज हैं जिसके करने से हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस एक्सरसाइज की श्रेणी में वेट लिफ्टिंग यानी कि वजन उठाना, पुशअप लगाना तथा स्क्वाट्स, जैसा कि बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा लंजेस तथा प्लैंक्स भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत आते हैं। इस एक्सरसाइज के वजह से ज्वाइंट्स की स्टेबिलिटी तथा बोन की डेंसिटी बढ़ती है। अगला है एरोबिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आमतौर पर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी बोला जाता है, यानी कि इस एक्सरसाइज के जरिए हार्ट की एक्टिविटी तथा सांस लेने की प्रक्रिया तेज होती है। इससे फायदा यह होता है कि हमारे जो लार्ज मसल्स होते हैं उसमें रिदमिक यानी कि एक लय के साथ और कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। इस एक्सरसाइज की अगर मिसाल की बात करें तो रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। इन एक्सरसाइज से कार्डियोवैस्कुलर और लंग्स तो फिट फाट होता ही है, इसके साथ साथ ही एक्सरसाइज वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अलावा नी यानी कि घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, जो कि लक्षणों में काफी राहत पहुंचाता है। इसके अलावा शॉक एब्जॉर्बिंग फुटवियर का यूज करना तथा घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में नी कैप का प्रयोग करना, जो कि आपको किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। ये सभी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए काफी हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की अगर बात करें तो एक्यूपंक्चर तथा ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में काफी राहत बख्श होता है। इसके अलावा लोकल फिजिकल थेरेपी जैसे कि अफेक्टेड ज्वाइंट्स में हीट या कोल्ड को अप्लाई करने से भी लक्षणों में टेम्पररी रिलीफ मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में किया जाता है। दोस्तों, अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से राहत न मिले तो कुछ एनसेड जैसे कि पैरासीटामोल का प्रयोग इसमें काफी ही राहत बख्श होता है और कैप्सेसिन का प्रयोग भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में किया जाता है। इसके अलावा अकेजनली घुटनों तथा कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट्स के ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इंजेक्शन 3-3 महीने के अंतराल में यूजफुल हो सकता है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का मतलब हुआ कि जोड़ों में ही डायरेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को इंजेक्ट करना।
इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड का इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देता है, लेकिन ये आम पॉपुलेशन के लिए कन्वीनियंट और अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव या महंगा होता है। और अंत में एक ही ऑप्शन बचता है सर्जरी, लेकिन सर्जरी तो तब एडवाइस की जाती है जब बहुत ही सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो, जिसके वजह से फंक्शनल इम्पेयरमेंट होने लगा हो, यानी कि जॉइंट्स में सही से मूवमेंट ना हो पाता हो, और अगर मूवमेंट हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति क्रिएट होता हो और उसके वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो गई हो तथा स्ट्रक्चरल डैमेज होने लगा हो, तो इन सभी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस की जाती है। यहाँ तक पहुँचने के बाद एक कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कंप्लीटली रिवर्स हो जाए या पूरी तरह से ठीक हो जाए, ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन एप्रोप्रिएट मेडिसिन के इस्तेमाल से तो लक्षणों में आराम तो अवश्य ही पहुंचाई जा सकती है। तो बस नॉर्मल कंडीशन में अगर कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से तथा एक्सरसाइज से एवं नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से आराम मिल ही रहा हो तथा दैनिक जीवन में कोई खास परेशानी नहीं हो रहा हो तो इट्स ओके। और अगर यही राहत कुछ ऐसी दवाइयों के प्रयोग से मिले जो कि कन्वीनियंट और अफोर्डेबल भी हो तथा शरीर को कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, यानी कि मोस्ट रिलायबल और हार्मलेस मेडिसिन हो, तो इस श्रेणी में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा पद्धति शामिल है। लेकिन बीइंग अ होम्योपैथ हम तो यही सलाह देंगे कि इसमें होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। तो चलिए अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी से राहत दिलाने वाली कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों में आराम पहुंचाने में काफ़ी यूजफुल होता है। इसलिए आपके लक्षणों के अनुसार सही मेडिसिन का सिलेक्शन तो एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा जो कि मोस्ट ऑफ द केस में इंडिकेटेड होता है। दोस्तों, उनमें से एक मेडिसिन है रूटा। यह एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हड्डियों के पेरियोस्टियम पर असर करती है, यानी कि हड्डियों में जब वियर एंड टियर की वजह से या इंजरी की वजह से जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पैदा हो गई हो तथा रिस्ट और हैंड में पेन तथा स्टिफनेस यानी कि ज्वाइंट्स जाम लगता हो तथा जोड़ों को मोड़ने में तकलीफ होती हो, तो इस स्थिति से राहत पाने के लिए रूटा को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से काफ़ी राहत मिलता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स। इस दवाई का इस्तेमाल तब मुफीद साबित होता है जबकि रेस्ट या आराम करने के बाद जैसे ही चलना शुरू करता है वैसे ही बहुत ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ होती है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली पेन कम हो जाता हो, यानी कि फर्स्ट मोशन एग्रावेशन इज द की सिम्टम्स ऑफ रस्टॉक्स। और इसके साथ साथ ज्वाइंट्स में स्टिफनेस हो तथा ठंड से परेशानी बढ़ती हो। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही ठंडी का मौसम आता हो या ठंड हवा चलती हो या सराउंडिंग का एनवायरनमेंट ठंडा हो तो उस कंडीशन में दर्द में बढ़ोतरी हो जाती है और यह रस्टॉक्स का एक खास सिम्टम्स है। अगर ये सभी लक्षण समूह मिल रहा हो तो आपके दर्द में राहत दिलाने के लिए रस्टॉक्स का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होगा। अगली मेडिसिन है दोस्तों ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में काम में आने वाली टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की श्रेणी में से एक है। अगर बात करें इसके लक्षणों की तो इसका एक खास लक्षण ये होता है कि जब मरीज़ आराम कर रहा होता है तो परेशानी नहीं होती है, दर्द का एहसास नहीं होता है, लेकिन मरीज़ जैसे ही उठकर चलना शुरू करता है, जैसे ही मोशन स्टार्ट करता है तो उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है और यह दर्द कंटिन्यूस होता ही रहता है जब तक कि बंदा मोशन करते रहता है, गति करते रहता है, चलते रहता है और जब फिर से रेस्ट में आता है तो दर्द में आराम मिलता है। तो आखिर बात कर लेते हैं कि रस्टॉक्स में और ब्रायोनिया अल्बा के लक्षणों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अंतर यह है कि जो रस्टॉक्स का मरीज होता है वह जब रेस्ट के बाद चलना शुरू करता है तो जैसे ही चलना शुरू किया, चलना स्टार्ट किया, जो फर्स्ट मोशन होता है यानी पहला ही कदम जमीन पर रखते ही दर्द में एग्रावेशन हो जाता है, यानी कि दर्द बढ़ जाती है, दर्द करने लगता है और जैसे जैसे वह चलना शुरू करता है ग्रेजुअली धीरे धीरे दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट ब्रायोनिया अल्बा में क्या होता है कि मरीज जैसे ही रेस्ट के बाद चलना शुरू करता है तो दर्द स्टार्ट होता है और जैसे ही चलते रहता है ग्रेजुअली दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है और जब तक रेस्ट में नहीं आ जाता है तब तक दर्द होता ही रहता है। इसके अलावा ब्रायोनिया अल्बा का एक खास लक्षण है कि शरीर के अंदर जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं, यानी कि सूखे होते हैं, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या भी होती है। दोस्तों, चूंकि होम्योपैथिक एक होलिस्टिक अप्रोच पर कार्य करती है इसलिए अगर आप ब्रायोनिया अल्बा को इस्तेमाल में लाएंगे तो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या तो दूर होगी ही, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर हो जाएगी। अगली मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। यह ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जो कि उस स्थिति में प्रयोग में लाई जा सकती है जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण हड्डियों की वृद्धि हो, यानी कि जो ज्वाइंट के आसपास की हड्डियां हैं उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया हो
या उभार निकल गया हो और उसके वजह से कार्टिलेज घिस गया हो, वहाँ पर नोड्यूल्स बन गई हो, नोड्स बन गया हो और उसके वजह से जोड़ों को मोड़ने में तकलीफ होती हो तथा जकड़न का एहसास होता हो, तो उस स्थिति में कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। कैलकेरिया फ्लोर को 6x पोटेंसी में 4 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करना इस स्थिति को दूर करने के लिए काफ़ी राहत बख्श होता है। एक मेडिसिन है दोस्तों एपिस। इसका प्रयोग तब मुफीद साबित होता है जबकि जोड़ों में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि जोड़ों में लुब्रिकेशन का काम करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, और उस साइनोवियल फ्लूइड में आई कमी की वजह से अगर कार्टिलेज घिस गया हो या उसके वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा हो, अकड़न का एहसास हो, तो उस स्थिति में एपिस का प्रयोग काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। एक मेडिसिन है दोस्तों बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को आमतौर पर स्मॉल ज्वाइंट्स यानी कि छोटे ज्वाइंट्स जैसे कि हाथ की उंगलियों के ज्वाइंट्स तथा पैरों की उंगलियों के ज्वाइंट्स यानी कि स्मॉल ज्वाइंट्स में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो तो उसको दूर करने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होता है। इसका 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होता है। एक मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से तैयार की जाती है। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब का खास लक्षण होता है कि इसका जो मरीज होता है वो देखने में फेयर, फैटी और फैलेबी होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या डेवलप इस वजह से हो कि उसका वजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ओबेसिटी भी इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके वजह से होता यह है कि जो वेट बियरिंग ज्वाइंट्स हैं जैसे कि हिप ज्वाइंट, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस की वजह से वहाँ के जो कार्टिलेज होते हैं वो घिसने लगते हैं और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त कैलकेरिया कार्ब का एक खास लक्षण ये भी है कि इसके मरीजों में कैल्शियम की कमी होती है, जिसके वजह से बोन में डिफॉर्मिटी आने लगती है। यही कारण है कि कैलकेरिया कार्ब का जो मरीज होता है उसे चौक या मिट्टी वगैरह खाने की क्रेविंग होती है। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब को आप कैल्शियम के माल एब्जॉर्प्शन को करेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। कुल मिलाकर अगर व्यक्ति मोटा हो तथा उसके मसल्स थुलथुले हो, यानी कि मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी ना हो, और ऐसे व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो, तो इस स्थिति में आप कैलकेरिया कार्ब को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है दोस्तों कोलोसिन। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो हिप ज्वाइंट में क्रैम्पिंग पेन हो और पेन हिप ज्वाइंट से शिफ्ट करते हुए घुटनों तक जाती हो, यानी कि साइटिक नेचर का पेन हो, तो इस स्थिति की दवा हो सकती है कोलोसिन। तो कोलोसिन को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना काफ़ी मुफीद साबित होता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के अगर लक्षणों की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के वजह से ज्वाइंट में डिफॉर्मिटी आ गई हो तथा स्मॉल ज्वाइंट्स में नोड्यूल्स बन गए हों तथा जोड़ों में ऐसा दर्द हो रहा हो जैसे कि जोड़ा फट रहा है तथा घुटनों में क्रैकिंग साउंड आता हो और स्टिफनेस भी आ गया हो, तो इस स्थिति में कॉस्टिकम को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना काफ़ी मुफीद रहता है। इसके अतिरिक्त ओल्ड एज के लोगों में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो तो मेडोरानेम को 200 पोटेंसी में एक सिंगल डोज एवरी 1 मंथ के अंतराल में 2-3 महीने तक देना चाहिए, जो कि ओल्ड एज में काफ़ी बहुत ज़्यादा राहत बख्श साबित होता है। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे कि लिडमपाल, पल्साटिला तथा एंटीमोनियम क्रूडम, और कुछ मदर टिंचर हैं जो कि इस केस में दर्द को क्विकली आराम दिलाती है, जैसे कि गुआइकम ऑफिसिनेलिस। इस दवाई को मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करने से दर्द में क्विकली राहत मिलता है। इसके अलावा गॉल्थेरिया मदर टिंचर का प्रयोग भी दर्द में क्विक आराम पहुंचाता है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड बेस्ट होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी दवाइयाँ बताई गई हैं वो केवल और केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, इसलिए किसी भी होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग बिना माहिर होम्योपैथ के सलाह के न करें। अगर आप हमारे लोकेशन के आसपास रहते हैं तो हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए राब्ता कायम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो।